वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किताब फाइल। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो ये चैनल और वीडियो दोनों आपके लिए है। और अगर नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड के अख्ताम पे थोड़ा बहुत शौक ज़रूर पैदा हो जाएगा। आज मैं आपके लिए एक बुक रिव्यू लेकर आया हूँ, लेकिन बुक रिव्यू पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हर साल कितनी किताबें पब्लिश होती हैं? जवाब है तकरीबन 1000 से 3000 के दरमियान, और इसमें इंग्लिश और उर्दू दोनों टाइटल्स शामिल हैं। इसको कंपेयर करें उस नंबर के साथ, यानी अमेरिका के नंबर्स के साथ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा किताबें पब्लिश होती हैं। और 2013 के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक वहाँ पे 3 लाख किताबें जो हैं वो सालाना पब्लिश होती हैं। इसके बाद चाइना है, जहाँ पे तकरीबन 2 लाख किताबें पब्लिश होती हैं। हमारे दो और पड़ोसी मुल्क ईरान और इंडिया, ईरान में तकरीबन 1.5 लाख और इंडिया में तकरीबन 90,000 टाइटल्स जो हैं वो पब्लिश होते हैं। तो आज जो मैं किताब आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो एक्चुअली पाकिस्तान में पब्लिश होने वाली एक किताब है जो पिछले साल ही आई है। और इसको रखने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों को पता लगे पाकिस्तान में कौन सी बुक्स आ रही हैं और आप में भी इंटरेस्ट पैदा हो इनको पढ़ने के लिए। और एक और वजह यह है कि जो टॉपिक है किताब का, जो टाइटल है किताब का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट के जो मई 2025 में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। किताब का नाम है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, फ्रैक्चर्ड पास्ट, अनसर्टन फ्यूचर। इसके जो ऑथर हैं वो हैं एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब। ये एक सीनियर डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो कई ममालिक में रिप्रेजेंट किया है, अमेरिका में, यूएन में, ईरान में, नीदरलैंड्स में, एंड मैनी मैनी अदर प्लेसेस। इनकी एक और बहुत दिलचस्प किताब है डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स, जो कि इन्होंने लिखी है अपने करियर के बारे में। इन्होंने बताया है कि कैसे ये फॉरेन सर्विस से मुंसलिक हुए, ये फॉरेन ऑफिस में गए, वहाँ पे इन्होंने क्या क्या खिदमात अंजाम दी। और वो आप कह सकते हैं कि एक तरह की इनके करियर की ऑटोबायोग्राफी है। तो अभी मैंने वो किताब नहीं पढ़ी, जब मैं वो पढ़ूंगा तो मैं उसका भी रिव्यू आपके सामने रखूंगा। आते हैं इस आज की किताब पे। तो आज की किताब जो है उसको लिखने का जो मकसद, जो राइटर खुद वो दे रहे हैं, वो कहते हैं कि जी एक तो अगर हम मुआयना करें कि पूरे साउथ एशिया में दो बहुत बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन इसके अलावा भी पूरी दुनिया में जो है ये दोनों बहुत ही जो है कह लें कि इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं। चाहे आप इनकी डेमोग्राफिक्स को देख लें, चाहे आप इनकी लोकेशन को देखें, चाहे आप इनके रिसोर्सेज को देखें। लेकिन डिस्पाइट एग्जिस्टिंग फॉर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, तो इन्होंने जो है आपस में जो है कोई इनके दरमियान अमन नहीं हो सका, और ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी हैं। तो क्यों ऐसा है कि ये जो है कोई पीस अचीव नहीं कर सके? एक और रीज़न जो ये देते हैं इस किताब को लिखने की, वो ये है कि वो कहते हैं कि जी जितनी भी डिबेट्स और डिस्कशंस हैं उसमें पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो कुछ हद तक कह लें कि मिसिंग है, और उसको हाईलाइट करने के लिए इन्होंने ये किताब लिखी है। जो किताब है वो एक एकेडमिक रिसर्च नहीं है, बल्कि किताब जो है उसमें उन्होंने बहुत सारे जो अपने कंटेम्प्रेरी फॉरेन ऑफिस के लोग हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं और हिस्टोरियंस हैं, उनके कमेंट्स भी डाले हैं, उनको भी कुछ क्वेश्चंस पोस्ट किए, उनसे आंसर्स लिए हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान से, बल्कि इवन इंडिया से भी और इंटरनेशनली भी इन्होंने बहुत से लोगों के कमेंट्स डाले हैं। बट डिस्पाइट दिस इन्होंने बहुत थॉरोली रिसर्च की है। आप अगर इनके रेफरेंसेस देखें, इनके जो दूसरी बुक्स के इन्होंने हवाले दिए हैं वो एक्सटेंसिव हैं, और इन्होंने अच्छी खासी रिसर्च की है और अच्छी खासी जो है एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो है बुक को प्रेजेंट किया है। तो टोटल इसके 8 चैप्टर्स हैं। हम में से बहुत से लोग जो पाकिस्तान से हैं, काफ़ी सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें ऑलरेडी मालूम है, हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू दैट। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं करना चाह रहे, पूरी बुक नहीं पढ़ना चाह रहे, तो मैं कहूँगा कि चैप्टर्स 3, 7 और 8 इनको तो आप लाजमी पढ़ें। उसकी वजह ये है कि चैप्टर 3 में जो है ये बताते हैं कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, क्या-क्या इसके जो है वो पॉइंट्स थे इंडिया के, पाकिस्तान के, और किस तरीके से जो है इनको जो है ना मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स होती रहीं नेगोशिएशंस की और चीज़ों की। चैप्टर 7 में ये एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेते हैं, ये बताते हैं कि क्या पास्ट में जो है, जो कह लें कि कोशिशें हुई हैं
दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम करने की, और वो क्यों कामयाब या नाकाम हुई। और लास्टली फिर ये एक जो है ना एक रोड मैप भी दे रहे हैं कि अगर कभी कोई टॉक्स जो हैं जो कि अभी आजकल बंद पड़ी हुई हैं, वो अगर कभी स्टार्ट होती हैं तो किन किन चीज़ों पे जो है वो बात की जा सकती है, और एक अमन की तरफ जो है वो जाया जा सकता है। जो ऑथर है वो किताब में 4 रीज़न्स देते हैं कि जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में जो है कभी कोई लास्टिंग पीस नहीं कायम हो सका। उसमें से पहला रीज़न जो है वो कहते हैं कि जी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। दोनों मुल्कों में एक-दूसरे पे बिल्कुल कोई एतमाद नहीं है, ना इंडिया में पाकिस्तान पे, ना पाकिस्तान में इंडिया पे। और इसकी वो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, मैं सारी नहीं बताऊँगा आपको यहाँ पे, बल्कि मैं कोई भी नहीं बताऊँगा। मैं चाहता हूँ कि आप जाके किताब में उनको खुद पढ़ें। एक और रीज़न वो देते हैं वो है कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर डेफिनेटली एक जिसको कहते हैं कि एक सेंट्रल क्वेश्चन है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं होता कोई भी लास्टिंग पीस जो है वो मुमकिन नहीं है, और आज तक जो है 80 सालों तक ये दोनों मुल्क उसको रिजॉल्व करने में कामयाब नहीं हो सके। एक और रीज़न जो वो देते हैं वो कहते हैं कि जी इंडिया की एक पॉलिसी रही है कि वो हर चीज़ का ब्लेम जो है पाकिस्तान पे डालते हैं, हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे डालते रहे हैं। वहाँ पे कह लें कि इंटरनली भी कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनली भी कोई हादसात, कोई वाक़यात होते हैं, तो वो उसका भी जो है इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे ही डालते आए हैं। एक रनिंग जोक है हमारे यानी हमारी जनरेशन में कि भई इंडिया में तो कोई बीमार भी हो जाता है, तो वो उसका इल्ज़ाम हम पे ही डालते हैं। तो उसके बारे में जो है उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली लिखा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा बताया है एविडेंसेस के साथ कि कौन-सा वाक़या इंडिया में हुआ, उसका इल्ज़ाम किधर पाकिस्तान पे लगाया गया। लेकिन जब तहकीकात की तो पता लगा कि पाकिस्तान से दूर-दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं था। और किस तरीके से जो है एक यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग ये आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं, कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो इंडिया कभी उसमें जो है वो एक क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन इंडिया में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान जो है एक सेंट्रल क्वेश्चन बन के सामने आता है। तो इट शोज़ कि किस तरीके से जो है वहाँ के पॉलिटिशियंस और जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा जो है हर चीज़ को जो है ना पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाती रही है। चौथी चीज़ जिसको बताते हैं वो कहते हैं कि जो पूरी एक आइडियोलॉजी है अखंड भारत की, कि जी म्यांमार से लेके तो अफ़गानिस्तान तक ये जितना ख़ित्ता है ये सारा जो है वो इंडिया का होगा, या इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा, या इंडिया इसको डोमिनेट करेगा। और इस आइडियोलॉजी को लेके जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं, उसकी वजह से हमेशा जो है पाकिस्तान के दरमियान और इंडिया के दरमियान कोई एवरलास्टिंग पीस नहीं हो सका। इसमें वो ज़िक्र करते हैं कि किस तरीके से जो है इंडिया ने पूरी अटेम्प्ट्स की कि यहाँ पे जासूसों को भेजा, यहाँ पे जो इंसर्जेंट मूवमेंट्स करवाई गई, एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई। और अब तो मेरे ख़्याल में ये काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंटेड भी है, ये काफ़ी इंटरनेशनल एविडेंस भी इसके बारे में मौजूद है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इवन जो है बाहर भी किस तरीके से इंडिया ने अपने ऑपरेटिव्स भेजे हैं, और जो है कह लें कि जो लोग उनको पसंद नहीं है उनको मरवाने की कोशिश की है। सो अगेन द एविडेंस इज़ देयर, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और बहुत ज़्यादा एविडेंसेस रखे हैं। जैसे मैंने बताया कि किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद कुछ सवालात हैं जो मेरे ज़हन में आए हैं, और मेरे ख़्याल में कि उनको एड्रेस या तो नहीं किया गया किताब में, या फिर अगर किया गया है तो इट्स वेरी बिटवीन द लाइन्स, उस पे जो है ना बहुत ज़्यादा बात नहीं की गई। तो अगर वो होती तो बहुत अच्छा होता। एक उसमें से क्वेश्चन ये था कि जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दरमियान पीस नहीं कायम हो सका, तो इंडिया ने तो चलें जो किया सो किया, व्हाट अबाउट पाकिस्तान? क्या हमने कोई अपॉर्च्युनिटीज़ लूज़ की? क्या कोई ऐसे मौके थे कि जब हम कुछ जो है ना वो हमारी तरफ से जिसको कहना चाहिए ना कि हम लोग बैक फुट पे रहे, हमने आगे बढ़ के उसको इनिशिएटिव नहीं लिया चीज़ों का, और इसको हल नहीं करने की कोशिश की। चाहे डिप्लोमैटिक एफर्ट्स हों या नॉन डिप्लोमैटिक एफर्ट्स हों, कोई ऐसे मौके थे जो हमने छोड़े और हमें लेने चाहिए थे। आज रेट्रोस्पेक्ट में कहा जाए कि भैया उस वक़्त अगर हम ये कर लेते तो अच्छा था। इसी से मिलता-जुलता एक और सवाल है कि क्या हमने सारे ऑप्शंस ट्राई किए हैं? क्या हमने जो है जिसको कहते हैं ना कि अपने सारे के सारे जो व्हाटएवर वाज़ ऑन द टेबल, ऑल सॉल्यूशंस ऑन द टेबल, हर चीज़ को हमने ट्राई किया है कि नहीं ट्राई किया, या सिर्फ़ हम लोग जो है वो कहना चाहिए कि बस एक लाइन को पकड़ के बैठे रहे, और वी नेवर डिड आवर होमवर्क गुड। एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आया वो ये कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमैट्स हैं, फ़ॉरेन ऑफ़िस के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, थिंक टैंक्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस क्यों पाई जाती है कि हमने सिर्फ यूनाइटेड नेशंस को ही
جو ہے اس کی ریزولوشنس کو ہی اڈاپٹ کرنا ہے، اس کی ریزولوشن کے ذریعے ہی اس کو سالو کرنا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اسی کو انگیج کرنا ہے، اسی کے انحصار پہ رہنا ہے، یا یہ ایک پرسیپشن غلط ہے؟ مجھے یہی پرسیپشن ملی ہے کہ بہت زیادہ انسسٹنس ہماری طرف سے انہی چیزوں پہ رہی ہے۔ انڈیا نے پھر ان فریم ورک سے باہر نکل کر جو ہے بہت کچھ کوشش کیا ہے، اس نے پاکستان کو سیبوٹاج بھی کرنے کی کوشش کی، اس نے جو ہے وہ شملہ اگریمنٹ کے ذریعے بھی چیزوں کو سٹال کرنے کی کوشش کی، ادھر سے ایک طرف سے شملہ اگریمنٹ کیا، دوسری طرف سے ہمارے سیاچن پہ قبضہ کرنے کی بھی کوشش کی، بٹ پاکستان کی جو اپروچ ہے وہ تقریباً ایک ہی لگ رہی ہے کہ بس یونائٹڈ نیشنز کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا ریزنز ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی ویلڈ ریزنز ہیں، یا صرف یہ ہے کہ ہم نے کوئی وی ہیو بین لیزی ان اوور تھنکنگ؟ تو کیا وجوہات رہی ہیں؟ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہونے جا رہی ہے، یعنی اب اس میں جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ سپر پاور تو رہی نہیں، ملٹی پولر ہونے جا رہی ہے۔ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کھڑے ہوئے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، وہ بھی بہت حد تک کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اس کے باوجود ایک ملٹی پولر جو دنیا، اس میں بھی پھر ہمارا کہہ لیں کہ انسسٹنس انہی اداروں پہ ہوگی جو کہ بہت ہی کمزور ہیں، اور کیونکہ ایک ملٹی پولر دنیا میں تو یا تو یہ ادارے نہیں ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہے بہت ہی کمزور ہوں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا، اور اسپیشلی اسرائیل اور امریکہ کے جو پچھلے 2 سال کی ان کے ایکشنز ہیں، which say just say کہ this international rule based world means nothing، تو اس میں بھی کیا یہی چیز رہے گی؟ اور اسپیشلی آفٹر غزہ، کہ غزہ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آلموسٹ انٹرنیشنل لا جو ہے اس نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو کیا اس کے باوجود جو ہے ہماری انسسٹنس اسی پہ ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشن میں ہی جانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے؟ لاسٹلی ایک کوشچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم نے کبھی کوئی اسٹرانگ سٹینس لیا ڈپلومیٹیکلی انڈیا کے خلاف؟ کہ انڈیا نے تو کہا، کئی مرتبہ کہا کہ جی ہم بات نہیں کریں گے جب تک یہ کراس بارڈر ٹیررزم ختم نہیں ہوتا۔ تو کیا کبھی ہم نے یہ کہا کہ ہم بھی بات نہیں کریں گے جب تک آپ بلوچستان میں اپنی ایکٹیویٹیز بند نہیں کرتے، یا اینی اسٹرانگ کامنٹ لائک دیٹ؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، اور میرے خیال میں جو ینگ جنریشن ہوگی پوسٹ مئی 2025 کانفلکٹ میں، اس کے کانٹیکسٹ میں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوالات بہت زیادہ ہوں گے۔ تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے اگر یہ بک پڑھی ہے تو آپ کو یہ کیسی لگی؟ آپ کے ذہن میں بھی یہی سوالات ہیں، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور کویسچنز ہیں، یا what do you think about this book؟ تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ تھینک یو۔